इतना मारते थे कंटिन्यूअसली, 2-3 घंटे मारते थे। इनके इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए थे, ये नाक से सांस भी नहीं ले पाती थी प्रॉपर्ली। अलवारो मिनाटो के पेरेंट्स को इस बारे में पता था कि जुनको के साथ क्या हो रहा है, उन्हीं की घटना। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका क्वाड क्रू के पहले पॉडकास्ट पे। आज मैं अपूर्व, मेरे साथ साग्निक, अक्षय और यथार्थ, हम 4 जने आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाले हैं, जिस केस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो यथार्थ भाई, क्या हाल है आपके? कैसे यथार्थ भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। क्या चल रहा है यथार्थ भाई आजकल? भाई आजकल क्योंकि मैं ऑफिस, आपको पता ही है, काफी लेट आता हूँ ना, तो उसके बाद भी मैं काफी इंट्रीग हो गया हूँ आजकल इन सारे केसेस को लेकर के जो आजकल चल रहे हैं, जो काफी मतलब जिसने दिल दहला दे ऐसा केस होते हैं ना, हॉरर भी, थ्रिलर भी, और सारे जो भी आजकल रियल लाइफ केसेस भी, क्राइम बेस्ड केसेस, तो इन सब में मैं काफी आजकल इंटरेस्टेड हूँ और मैं काफी इन सब पे रिसर्च कर रहा हूँ आजकल। तो आज उन्हीं में से एक ऐसा केस है जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। आज मैं उस केस के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो कहाँ लेके जा रहे हो यथार्थ भाई? तो आज भाई मैं आपको ले चलता हूँ टोक्यो, जापान, ईयर 1989 में। जनवरी 1989 में जापान पुलिस के पास एक कॉल आता है और वो 2 लोगों को अरेस्ट करते हैं, एक जो ओगुरा और एक हिरोशी मियानो। इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है एक 19 ईयर ओल्ड लड़की के रेप केस में। अब इस केस की तहकीकात ना 2 महीने तक चलती रहती है। मार्च में एक और मर्डर होता है, एक औरत का और उसके 7 साल के बच्चे का। तो जब पुलिस इन दोनों के घर की तहकीकात कर रही होती है तो उन्हें एक लड़की के अंडरवेयर मिलता है। तो पुलिस को शक ये होता है कि शायद उस औरत और उस बच्चे का भी मर्डर इन लोगों ने ही किया है। तो पुलिस अब थोड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाती है और सेपरेट रूम्स में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दोनों को कुछ नहीं पता कि आपस में क्या पूछा जा रहा है दोनों से, पर वो दोनों फिर भी कुछ भी कबूल नहीं करते, कुछ भी नहीं मानते। तो पुलिस एक हवा में ऐसी तीर छोड़ती है कि हमें पता है कि तुमने एक मर्डर भी किया है। तो मियानो को लगता है कि उसके दोस्त ने सब कबूल कर लिया है, जो ने। हाँ, जो ने। तो मियानो सब कबूल करता है और धीरे धीरे सारी स्टोरी पुलिस को बताना शुरू करता है और वो पुलिस को एंड में बॉडी की डिस्पोजल लोकेशन बता देता है, जो कि कोटो नाम की जगह है जापान में। पुलिस वहां पे जाती है और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो बॉडी उस औरत की नहीं थी, ना ही उसके बच्चे की, बल्कि वो एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था जुनको फुरुटा की थी। जुनको जो थी वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी जो टोक्यो में ही रहती थी। वो काफी ब्राइट स्टूडेंट थी, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, अपने आप में रहती थी और वो काफी फोकस्ड रहती थी अपने गोल्स के लिए, एम्बिशियस थी काफी वो। अब वो अपने घर पे नहीं रहती थी, वो उनका घर साइतामा में था, वो यहाँ एक फ्लैट लेके या पीजी में कहीं रहती थी, अकेले रहती थी। अब इन्हीं के स्कूल में पढ़ता था हिरोशी मियानो। अब हिरोशी मियानो जो था वो एक याकूजा गैंग का मेंबर था, जो कि काफी एक इन्फ्लुएंशियल गैंग है जापान में। काफी, अब मुझे आइडिया नहीं है अभी कैसी है, बट तब काफी इन्फ्लुएंशियल थी और काफी स्ट्रॉन्ग, काफी पावरफुल गैंग थी, जो सारी मर्डर्स, लूटपाट, ये सब में थी। तो इसलिए सब लोग मियानो से काफी डरते थे और उसके दबाव में रहते थे। अब क्योंकि जुनको काफी सुंदर भी थी, तो मियानो ने एक दिन क्या किया, जुनको को किया प्रपोज। बट जुनको क्योंकि काफी अपना फोकस रहती थी, इन सब चीजों में नहीं पढ़ने आती थी, इसलिए उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे मना कर दिया। अब जुनको इतनी ब्राइट थी, वो एक तो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में, और साथ साथ उन्हें हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक जॉब भी ऑफर हो गई थी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। तो नवंबर 25 को 1988, 1 साल पहले, 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से 8, साढ़े 8 बजे रात में वापस आ रही थी। इसी समय हिरोशी मियानो और उनका दोस्त जिसका नाम था नोबुहारो मिनाटो, वो दोनों बाइक पे घूम रहे थे और लोगों से लूटपाट कर रहे थे, क्योंकि वो वही करते थे पूरे दिन। अब मियानो ने जब जुनको को देखा तो उसके अंदर काफी बदले की भावना थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि वो याकूजास में था। तो उसने सोचा कि अब मैं इससे बदला लूंगा। उसने अपने दोस्त को बोला कि तू जा इसे छेड़ और मैं आके बचाऊंगा। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई, पर ये जो उसने ये एक्ट किया, तो ये बेसिकली रिवेंज के लिए किया या कुछ इम्प्रेस करके कुछ ऐसा उसका? क्योंकि
हाँ, उसकी ईगो हर्ट हो गई या फिर उसको रिवेंज लेना था, क्योंकि वो काफी इन्फ्लुएंशियल था ना, तो उसे लगता था मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, सब पा सकता हूँ। बट जब क्योंकि जिनको फोकस रहती थी उनको इन सब चीजें पढ़ना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। अब मिनाटो गया, उसने जुनको को छेड़ा और पीछे से मियानो आया और उसने मिनाटो को भगा दिया और जुनको को बचा लिया। अब जुनको उसे जानती तो थी एटलीस्ट, इसलिए जुनको ने उस पर ट्रस्ट कर लिया। भले ही इन दोनों की उतनी अच्छी बातचीत नहीं थी, भले उन्होंने रिजेक्ट किया था, बट स्टिल वो इकलौता था ना जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती थी। तो क्योंकि जुनको ने उस पर ट्रस्ट किया, मियानो ने बोला कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। अब मियानो जुनको के साथ गई, बट मियानो जुनको को एक एम्प्टी वेयर हाउस ले गया और वहां पे जाके उसने जुनको का रेप किया। सिर्फ वही, मतलब जो उसका दोस्त था वो नहीं गया? नहीं, वो नहीं, सिर्फ मियानो। अच्छा। और जुनको ने पहले काफी रिवोक करने की कोशिश करी, बट क्योंकि मियानो काफी पावरफुल था, उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को मरवा दूंगा। तो जुनको काफी डर गई, क्योंकि वो 17 साल की तो थी, तो वो काफी डर गई और उसने फिर कुछ नहीं बोला। अब वहां से अभी भी उसने उन्हें जाने नहीं दिया। वहां से वो उन्हें एक होटल लेके गया और वहां पे फिर से उनका रेप किया। उसके बाद भी उन्हें नहीं जाने दिया। जो आप इसका दोस्त था बाइक पे जो था मिनाटो, उसके घर पे लेके गया फिर इन्हें। उस पहले वेयर हाउस, फिर होटल, फिर उसके दोस्त के घर, हाँ जी, एक ही साथ बिना रुके, मतलब कहीं छोड़ा नहीं उन्हें। और क्योंकि मिनाटो जो था उसका घर मोस्टली खाली रहता था, उसके पेरेंट्स। तो ये कितने दिन तक 2-3 जगह लेकर गए? कितने दिन लगे? नहीं, ये एक ही रात की बात है सारी। ये रात को अपने उससे आई पार्ट टाइम जॉब से, फिर वहां से सीधा वेयर हाउस लेके गया, फिर रात में ही होटल, एंड देन अगले दिन घर पे लेके गया। कुछ घंटों की बात है मतलब ये? हाँ जी। और जो मिनाटो था वो भी सेम गैंग का मेंबर था? नहीं, याकुजा का। मियानो ही था सिर्फ याकुजास में, बाकी सारे बस उसके दोस्त थे। तो वहां से मियानो जुनको को लेकर मिनाटो के घर पे गया, जहां पे मेन 4 कल्प्रिट्स थे। एक जिसका नाम था जो, दूसरा यासुशी वाटानाबे, तीसरा ये मियानो और चौथा मिनाटो जिसका वो घर था। तो वहां पे शुरू हुआ जुनको के साथ टॉर्चर। इन चारों ने उनका रेप किया और एट द एंड जब उनकी डीएनए रिपोर्ट आई थी तो उसमें आया था कि more than 100 people raped her for more than 400 times. तो ये याकुजा गैंग के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो वो सारे याकुजास के मेंबर थे ज्यादातर, और इनके दोस्त जो थे मियानो वगैरह के। ये लोग कंटिन्यूसली रेप करते थे, कंटिन्यूसली इन्हें मारते थे, प्रॉपर खाना पीना नहीं देते थे। वो इनके ऊपर लाइटर का फ्लूइड गिराते थे और जलाते थे इनको। वो सिगरेट पीते थे, सिगरेट की बड्स इन पे लगाते थे, इनसे बुझाते थे, वो इनके प्राइवेट पार्ट्स में डालते थे। वो सिजर्स, बॉटल्स, रॉड्स, भाई तो फिर ये इनको सीलिंग से लटकाते थे और पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे, और इतना मारते थे कंटिन्यूसली, 2-2, 3-3 घंटे मारते थे। इनके इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए थे, ये नाक से सांस भी नहीं ले पाती थी प्रॉपर्ली इनको। भी बड़ा खतरनाक लग रहा है। और सोचो ये सिर्फ एक 17 साल की बच्ची थी भाई। ये लोग ने इनकी आईलिड्स जला दी थी, इनका लेफ्ट ब्रेस्ट जो था वो भी उसका कुछ का पार्ट काट दिया था। ये लोग इनको अपना खुद का यूरिन पिलाते थे इनको, क्योंकि प्रॉपर फूड वो कुछ देते नहीं थे। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि जुनको ने इनसे बोला कि प्लीज मुझे मार दो, बट उनको इतना मजा आता था टॉर्चर करने में कि उन्होंने उनको ये विश भी नहीं दी। और आप इमेजिन नहीं कर सकते ये टॉर्चर कितने दिन चला होगा भाई। ये टॉर्चर चला था 44 डेज तक, 44 डेज कंटिन्यूसली। ये 44 डेज तक क्या मतलब पेरेंट्स के साथ रहती लेकिन क्या बात नहीं होती थी क्या पेरेंट्स? बिल्कुल भाई, मैं इसी पे आ रहा था। तो जब 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि पेरेंट्स को भी हुआ ना कि कॉल नहीं आया और कुछ नहीं, तो पेरेंट्स ने फिर फाइनली पुलिस में कंप्लेंट करी। अब जब वो थोड़ा बड़ा केस हुआ तो इन लोगों को पता चला कि इनकी कंप्लेंट हो रखी है, तो इन्होंने जुनको से जबरदस्ती घर पे फोन करवाया और ये कहलवाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, अपने दोस्त के आ गई थी, मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। और ये बोल के किया कि हम तुम्हें मार देंगे, हम यहाँ पर मरवा देंगे, तुम्हें पता है हम कितने पावरफुल हैं। जिनको से ही बुलवाया? हाँ, जिनको से ही कॉल करवाया। और क्योंकि जब घर पे एक बार कॉल आ गया कि मैं ठीक हूं, तो फिर घर वालों ने भी कंप्लेंट वापस ले ली और वो इस बात से उन्हें बिल्कुल ध्यान चला गया उनका। और क्योंकि जिनको काफी डरी हुई थी, वो इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकती थी, ना उन पर कोई भागने की जगह थी ना कुछ, इसलिए उन्होंने वो कर भी दिया अपने पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए। अब इस चीजों में 44 डेज में से ना एक दिन क्या हुआ था 16th डे पे। अच्छा, आप ये चीज देखो, नोबुहारो मिनाटो के घर वाले नहीं होते थे, पेरेंट्स नहीं होते थे, बट 4-5 दिन तो होते थे महीने वो। ये तो 44 डेज चला था, कभी कभी तो होते थे।
नोबुहारू मिनाटो के पेरेंट्स को इस बारे में पता था कि जुनको के साथ क्या हो रहा है उन्हीं के घर में। उसके पेरेंट्स को पता था, पर उनको मियानो का डर था क्योंकि वो याकूजास में था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर वो चाहते तो वो तभी उस चीज को रोक सकते थे और वो बच्ची शायद आज बच जाती। तो मतलब वो बीच में रहने आए थे या फिर कभी खबर मिली थी उन्हें? नहीं, वो आए थे, उन्हें पता था कि वो है हमारे घर में। 44 डेज के पीरियड में, मतलब 44 डेज के पीरियड आए थे। में उन्हें पता था कि हमारे घर में ये हो रहा है, बट वो कुछ नहीं बोला, उन्होंने साइलेंट रहना ज्यादा ठीक समझा। अब 16th डे पे क्या होता है, दो लोग आते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता रहता था, दो लोग आते हैं और वो जुनको के साथ रेप करते हैं। जब वो वापस जाते हैं, उनमें से एक अपने भाई को बता देता है चीज। उसका भाई उनके पेरेंट्स को बता देता है, और जब उनके पेरेंट्स को चलता है वो पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। अब 16th डे पे हुआ है, सिर्फ 44 डेज में से पहले 16वें दिन पे ही। तो जब वो पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस जाती है उनके घर पे, दो ऑफिसर्स मिनाटो के घर पे जाते हैं। अब उस दिन मिनाटो के पेरेंट्स घर थे, तो जैसे ऑफिसर्स गेट पे पहुंचे, उन्होंने बोला कि हमें ऐसे कंप्लेंट आई है। मिनाटो के पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। और ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी कितनी बुरी तरह निभाई, आप ये देखो कि उन्होंने दूसरी बार भी क्वेश्चन नहीं किया और वहां से वापस आ गए। दरवाजे के अंदर भी नहीं गए? दरवाजे के अंदर भी नहीं गए, उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग कुछ नहीं किया। अगर वो अपनी ड्यूटी ही निभा लेते तो शायद वो उसी दिन बच लेकिन जाते। भाई मैंने तो सुना है ये अब्रॉड में, मतलब इंडिया की तो मैं क्या ही बात करूं, इंडिया में तो हमें पता ही है कितने केसेस ऐसे हो जाते हैं और पुलिस शायद ही ऐसे केसेस के रिजल्ट्स के बाद ही कुछ करती है, शायद नहीं भी करती। बट बाहर तो मैंने सुना है बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये सब। भाई अभी शायद काफी डेवलप हो गया हो, बट मैं आपको आज से 35 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तब शायद कुछ और सिनेरियो हो। वो दो पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी थोड़ी सी भी सीरियसली कर लेते तो शायद वो उसी दिन बच जाती। अब क्या होता है, दिसंबर एंड में, दिसंबर मतलब न्यू ईयर से 2-3 दिन पहले, ये लोग उनको क्योंकि कंटिन्यूसली टॉर्चर करते ही रहते हैं, इतना मारते हैं कि उनकी सारे ऑर्गन सब एक्सटर्नली तो उनकी बॉडी में ब्रूजेस और जला हुआ ही था सब कुछ, बट अंदर से भी ऑर्गन सारे फेल हो जाते हैं। वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उन्हें जहां भी जाना होता वो रेंग के ही जा पाती थी, चल भी नहीं पाती थी ढंग से। तो और उनके शरीर में ना पस बनने लग गया था। तो इन लोगों का ना उनपे से काफी इंटरेस्ट चला गया। तो एक दिन वो क्या करते हैं, ये शायद 27 या 28 दिसंबर की रात की बात है। कितने दिन हो गए लग अब तक? वही अराउंड 40 अप्रॉक्स 1 महीना हो गया। 25 नवंबर को उनको किडनैप किया था। 29 दिन। हाँ, तो 27 दिसंबर की रात ये लोग जाते हैं और एक 19 ईयर ओल्ड लड़की का रेप करते हैं। दूसरी कोई और 19 ओल्ड लड़की, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में आई थी, जिनकी वजह से वो केस खुला था। तो हमें भी लग रहा था कि ये 3 अलग अलग केसेस हैं, जैसे 17 या हाँ। 19 और फिर वो जो बच्चा वाला। ये तीनों अलग केसेस हैं। बॉडी मिली। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आया था ना कि 19 ईयर ओल्ड वाली की वजह से इन दोनों को अरेस्ट किया था, दो लोगों को, ये उनका रेप था। ये उस दिन ये उनका रेप करके आते हैं, पर वो रेप करके उन्हें छोड़ देते हैं, वो चली जाती है। उनको कोई किडनैप नहीं करते हैं, मारते वारते नहीं है, वो रेप करते हैं सिर्फ, और वो वहां से चली जाती हैं। अब ये लोग वापस आते हैं और कंटिन्यूसली वही टॉर्चर चलता है। और दिन 4 जनवरी 1989 को, न्यू ईयर के बाद, क्या होता है, इसकी वजह से 2 थ्योरीज लिखी हुई हैं, 2 केस, मतलब 2 अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम सी हैं। ये थ्योरीज हैं कि एक गेम होता है महजोंग सॉलिटेयर का, मोजोंग, हाँ। मोजोंग, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक जगह लिखा है कि मियानो जो था वो पार्टी में गया था किसी, और वो वहां मोजोंग सॉलिटेयर का गेम में काफी पैसे हार के आया था, तो इसलिए गुस्से में आके उसने जुनको को बहुत पीटा। एक जगह लिखा है कि जुनको के साथ ही ये लोग खेल रहे थे और जुनको ने हरा दिया था, तो उसी गुस्से में तो 4 जनवरी 1989 को इन्होंने गुस्से में, क्योंकि वो गुस्सा था इनको बात का, इन्होंने उन्हें 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली मारा। काफी ज्यादा ऑयल गिराया उन पे, धीरे धीरे जला रहे थे उनको ताकि पूरा टॉर्चर फील हो। उन्हें जमीन पे लिटा के उनके ऊपर डंबल्स फेंक रहे थे। आप ये सोचो, आप जिम में होते हो, 2.5 किलो का डंबल आपके पैर पे गिर जाए तो कितना दर्द होता है। वो इतनी हाइट से उसको सीधा लिटा के इतने भारी भारी डंबल्स फेंक रहे थे। ऊपर से चोटें पहले से हैं शरीर। ऊपर से कुछ शरीर में बचा ही नहीं है उनके। 2-2.5 घंटे तक कंटिन्यूस टॉर्चर करते हैं और वो वहां से चले आते हैं। पर वो टॉर्चर उस दिन इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा लिक्विड गिर गया था, और इतनी चोटें खाने के बाद that poor soul couldn't take anymore and she died 4 जनवरी 1989 को। अब जब ये लोग वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी हैं, तो ये उनकी बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाते हैं।
ये उनकी बॉडी को 2 ब्लैंकेट से कवर करते हैं और उसके अराउंड टेप लगाते हैं। फिर ये लोग एक एम्प्टी 55 गैलन का ऑयल ड्रम लाते हैं, उसमें इनकी बॉडी को रखते हैं और उसमें सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डालते हैं। ये मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप व्यूअर्स के लिए लगा सकते हैं। उस फोटो देखेंगे ना आप, तो उसमें वो ऑयल ड्रम है, उसमें सीमेंट है और सिर्फ उस फोटो में उनकी चोटी ऊपर से निकल रही है, बाकी पूरी बॉडी सीमेंट के अंदर है। अब ये लोग सोचते हैं कि इस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ये लोग जाते हैं कोटो जापान, जहां पे याद है स्टार्टिंग में जब पुलिस गई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही जगह पे। वो एक सी साइड एरिया है जापान में ही, तो वहां पे जाते हैं। इनका प्लान था सी में हम उसको ड्रम को डाल देंगे, बट ये समुद्र से पहले ही एक खाली सुनसान जगह मिलती है, तो ये वहां पे उसको फेंक देते हैं ड्रम को, और फिर वहां से वापस आ जाते हैं। तो वो वहां पे उस बॉडी को डिस्पोज करते हैं। आप आज भी जापान अगर जाओगे तो वहां पे उसी जगह पे कोटो में ही मेमोरियल पार्क बनाया हुआ है उनके नाम का, वकासु नाम का पार्क है। आप आज भी जाओगे तो आप देख सकते हो। तो ये हुआ था, और फिर इस सब के बाद 2 महीने बाद, क्योंकि ये हुआ था 4 जनवरी 1989 को, और मार्च में इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन जब करी गई थी अलग अलग रूम्स में, तब इसका राज खुला। आप ये सोचो अगर वो पुलिस 2-3 महीने बाद 2-3 महीने बाद, आप ये सोचो अगर वो पुलिस हवा में तीर ही नहीं छोड़ती तो शायद कभी पता ही नहीं चलता किसी को कि ये भी हुआ था। लेकिन भाई अगर पुलिस 2 कदम घर में घुसी जाती तो वो तो प्रिवेंट हो जाता काफी। ऐसे तो मतलब पता है क्या, हाँ। मैं ये चीज सोचता हूँ कि कुछ होने के बाद आप कुछ भी बोल लो, ये होता वो होता तो ये हो जाता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो चीज होने के बाद करने का कुछ फायदा होता नहीं है। और ये सिर्फ जापान की बात नहीं है भाई, जापान शायद आज की तारीख में जापान हो गया, काफी आगे बढ़ गया उन सब चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। बट हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो आप सब भी देखते हो और हम भी देखते हैं कि बिल्कुल भाई, क्या होता है आज भी। भाई इसके बाद काफी सॉन्ग्स, वीडियोस, मूवीज वगैरह बनाई गई, बट इस सब के बाद क्या ही होगा, उनकी तो बच्ची चली गई ना, मम्मी पापा की, उनका वो तो वापस आ नहीं सकती, क्योंकि ये लोग सारे अंडर 18 थे, नाबालिग थे, प्लस ये लोग याकूजास में भी थे और काफी पावरफुल थे, इसलिए कोर्ट में भी इनको रेफर किया गया एज A, B, C, and D। इनका नाम भी नहीं डिस्क्लोज किया गया सब जगह, ना ही जिनको मरी उनके बारे में किसी को बताया गया। उस केस का नाम था कॉन्क्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस। जुनको का नाम भी नहीं लिया गया कि वो मरी थी। जुलाई 1990 में, 1 साल बाद, टोक्यो लोअर कोर्ट में जजमेंट आई और हिरोशी मियानो जो मेन कल्प्रिट था उसे 17 साल की सजा सुनाई गई और बाकी तीनों को 6-6 साल की। तो भाई एक बात पूछनी थी मुझे कि आपने ऐसे बताया था पहले स्टोरी में कि 100 से ज्यादा लोगों ने जुनको का रेप किया था, बट सजा सिर्फ 4 लोगों की हुई। हाँ जी भाई, क्योंकि बाकी 100 तो आइडेंटिफाई नहीं हुए, कहीं उस केस में ही नहीं आए। वो काफी मतलब, एक तो ये चीज याकूजास में थे भाई। आप ये सोचो ना कि जो मेन थे उन्हीं को 6-6 साल की सजा हुई, तो बाकी 100 की तो क्या ही गिनती होती। अब इन लोगों ने ये डिसीजन भी चैलेंज किया टोक्यो के हाई कोर्ट में, कल्प्रिट्स ने। बट जो वो जज थे उनका नाम था रियूजी, उन्होंने जितनी उनकी पावर थी उसमें उसको बढ़ाई सजा, और 3-3 साल ही बढ़ा पाए वो। उन्होंने मेन मियानो की 20 ईयर्स कर दी और बाकी तीनों की 9-9 साल कर दी। अच्छा, जब आपको मैंने बताया ना कि इन लोगों को नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, A, B, C और D के नाम से रेफर किया गया था कोर्ट ने भी, तो एक शुकान करके था मैगजीन होती होगी जापान में, मेरे को अभी आइडिया नहीं अभी है कि नहीं। तो उनके एक रिपोर्टर थे, उनको जब एक केस के बारे में पता चला तो उन्होंने इन चारों का नाम विद फोटो अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पे छाप दिया और बोल दिया कि जो इन्होंने किया है वो किसी हैवानियत से कम नहीं है और इनको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं मिलनी चाहिए। और उससे ही इन सबका नाम और फोटो सबको पता चली लोगों को, उसी शुकान मैगजीन के रिपोर्टर की वजह से। तो अल्टीमेटली जिस हाई कोर्ट के पास वो जा रहे थे, उन्होंने सजा बढ़ा दी, उन्होंने सजा भी बढ़ा दी, और वो प्लीड कर रहे होंगे कि भाई हमारी सजा कम हो जाएगी या हमें नहीं मिलेगी। उन्होंने सजा बढ़ाने के साथ साथ इनको डिस्क्लोज भी कर दिया। हाँ, और जो वो 2 पुलिसमैन थे ना जो घर गए थे बट इन्होंने अपना काम नहीं किया, वो कुछ नहीं किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और भाई अब आप ये सोचो, इस सब के बाद भी ये एक जगह लिखा गया है, किसी एक बंदे ने ही बताया है, ये कंफर्म मेरे पे कोई सोर्स नहीं है इसका, बट मैंने सिर्फ पढ़ा है ये चीज। उसने बताया कि वो एक बार एक बार में गया था जापान में, तो उसे इन तीनों में से जिनको 9 साल की सजा मिली है ना, उनमें से कोई एक मिला था, और उसी बार में, क्योंकि अब तो वो छूट गए थे ना तब, और वो बहुत ब्रैक करके बता रहा था कि हमने ये किया था और ये सब किया था उसके साथ, ऐसे बहुत ब्रैक करके बता रहा था इस बारे में। गिल्टी नहीं थे तो। कोई गिल्ट नहीं, कुछ नहीं।
तो ये था भाई केस। आप ये सोचो भाई, एक 17 साल की बच्ची जिसके कितने सपने होंगे भाई, उसके साथ इतना कुछ हुआ है भाई। और ये तो हजारों लाखों में एक, ये तो जो पता है। और ये पता वो भी है कि हाँ जो पता लगती जो है हाईलाइट हो गई story। भाई। कई तो काफी तो बिहाइंड क्लोज डोर्स बंद हो इंडिया के अंदर हम देखते हैं आए दिन, इंडिया के अंदर कई FIR तो रजिस्टर ही नहीं होती। कितने मर्डर होते हैं ऐसे जो रजिस्टर होते हैं, जिनका नंबर रजिस्टर होने के बाद इतना हाई होता है। बिल्कुल भाई। अनरजिस्टर्ड मर्डर कितने होते होंगे मैं सोचो ना, इतना कुछ करने के बाद भी कोई गिल्ट नहीं इंसान के अंदर, क्योंकि उसे सजा ही कुछ नहीं मिली। यार। मैं एक बात समझता हूँ कि जो इंसान इतना सब कुछ करता है, इतने महीनों तक करता है और बार बार करता है, उसे अगर इतने दिन में, इतने महीनों में ये घिनौनी नहीं लगी, तो सजा मिलने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। क्योंकि यार उसे ये चीज, जब कोई इंसान गलती करता है ना, उसको पता होता है ये गलत होता है, गलत है ये। उसको ऐसे नहीं कि वो, उसको पता है कि सही। अब हम कोई चीज गलत करें, हम मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हमसे ही हो जाता है, तो अगर हम निकल जाएंगे तो हम बच तो जाएंगे, लेकिन हमें भी काफी दिन तक वो चीज लगेगी कि हमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया या किसी को हमारी वजह से चोट लगी। अंदर से खुद ही अपने आप को बुरा लगता है यार। इन सब लोगों को, जिन लोगों ने ये चीजें करी हैं, सजा उनकी मिल गई, बट ये चीजें हम आसपास हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे खुद भी अवेयर होना बहुत बड़ी चीज होती है। आपके आसपास कभी ये चीज हो रही हो, ऐसी कोई भी छोटी मोटी भी चीज हो रही हो, उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे घर पे बचपन से मिलना होता है, वरना एक 17 साल का लड़का अगर ये सब सोच रहा है तो आई थिंक इसमें बहुत रोल पेरेंट्स का भी आता है। तो भाई मैं तो बस इस बात पे ये कहना चाहूंगा, जैसे लोग कहते हैं कि hell is empty because all the monsters are here। तो मुझे लगता है उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो इसी के साथ हम आज का ये शो, आज का ये केस जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके सामने, ये खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपके सामने और डिस्कशंस लेके आएंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। थैंक जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।